हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, तबाह होगी दिल्ली। संजय गुप्ता पेश करते हैं तबाह होगी दिल्ली। दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित यह पहाड़ी क्षेत्र कल तक सुनसान और वीरान क्षेत्र था, लेकिन आज वह क्षेत्र पुरातत्वविदों और अखबार वालों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। और इसका कारण है इस क्षेत्र की खुदाई में निकले एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष। इस गुफा में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से की खुदाई का काम चल रहा है। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। ओके सर। मेरे ख्याल से तुम्हारा ये ऑर्डर औरों के लिए है इंस्पेक्टर। मुझे तो तुम अंदर जाने से रोकोगे नहीं। शिप्रा, तुम यहाँ भी? हे भगवान, तू मुझे मेरे किन कर्मों की सज़ा दे रहा है जो इस मुसीबत को भी मेरे पीछे भेज देता है। व्हाट डू यू मीन तुम्हारे पीछे? मैं यहाँ अपने अखबार के लिए खुदाई को कवर करने आई हूँ, तुम्हारे पीछे नहीं आई। अपनी गलतफहमी को मिटाओ और अपनी तशरीफ़ का टोकरा रास्ते से हटाओ ताकि मैं अंदर जा सकूं। सॉरी मैडम, अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैंने कहा ना कि तुम अंदर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। इसका मतलब अंदर जो खुदाई चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं उसकी कवरिंग करने में सफल हो जाऊं तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। इस गुफ़ा के ऊपर चढ़कर देखती हूँ, शायद वहाँ से अंदर जाने का कोई रास्ता मैं ढूंढ सकूँ। गुफ़ा के अंदर जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जा रहा है वैसे वैसे चमक तेज़ होती जा रही है सर। और जल्दी जल्दी खोदो। मैं जल्दी से जल्दी उस चमक के स्रोत को जानना चाहता हूँ। वहाँ खुदाई में जुटे लोग नहीं जानते थे कि ज़मीन के नीचे से जो चमक उभर रही थी वह उन सभी की जिज्ञासाओं को नहीं, एक बड़ी मुसीबत को भी निमंत्रण दे रही थी। उफ नहीं, कड़ाक कड़ाक। ये चमक, उफ। इस चमक का अर्थ है कि ओह, ये मैं क्या कर रहा हूँ। इस चमक के अर्थ अनर्थ को समझने में अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहा हूँ। वह क्यों नहीं करता जो मुझे इस चमक को देखने के तुरंत बाद करना चाहिए। निश्चय ही एक अनोखी घटना घटने जा रही थी और इस क्षेत्र में किसी को इसका गुमान भी नहीं था। यहाँ तो सभी अपने अपने काम में लगे थे, कोई खुदाई करने में, कोई किसी को अंदर न जाने देने में, और कोई अंदर जाने की कोशिश में। वाह, यहाँ पत्थरों के बीच एक ऐसा छेद तो मौजूद है जिससे गुफा के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है। अंदर जाने के लिए बस इस छेद के आसपास के पत्थरों को हटाकर इस छेद को बड़ा करने की ज़रूरत। आ अचानक शिप्रा का सारा शरीर उस तेज रोशनी से नहा गया जो हवा में स्थित उस रोशनी के पुंज से निकला था। इसी समय नीचे, ओ, तो ये शैतानी सिर है, जमीन से निकलने वाली तेज चमक का स्रोत। इसके माथे पर मौजूद इस हीरे से निकलकर चमक हमें आकर्षित कर रही है। सर, मेरे ख्याल से शैतानी सिर उसी धड़ का एक हिस्सा है जो परसों यहाँ खुदाई में निकला था। हो सकता है। हम सब तसल्ली से इसका मिलान करेंगे। फिलहाल इस सिर को म्यूजियम में रखे धड़ के पास पहुँचाने का इंतज़ाम करो। गड़ गड़ गड़, उह। सभी की बातें ऊपर से गूंजी, उस गड़गड़ाहट के कारण बीच में ही रुक गई। ओ नो, उफ, ये क्या है। कड़ाम बूम। जवाब ऐसा मिलेगा ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। आ बूम। भागो, बचाओ। गुफा के अंदर फैली इस खलबली ने बाहर भगदड़ मचा दी। अंदर कुछ गड़बड़ है, आओ। तेजी से अंदर की तरफ भाग खड़े हुए इंस्पेक्टर विनय और अंदर अन्य पुलिस वाले। ओ नो, क्या मुसीबत है ये। बाद में जानना, पहले इसे ख़त्म करो। ओ नो, इसके शरीर से टकराकर गोलियां पिघलती जा रही हैं। तर 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 थाएं। ये तुम सबको भी ऐसे ही पिघला देगी, भागो। इस बला को संभालना इंस्पेक्टर विनय के वश का नहीं है। परमाणु, सॉरी, इससे तो निपट सकता है सिर्फ परमाणु। अब ठीक है, अब देखता हूँ इस बला को। धड़ाक। परमाणु के तेज़ वार का उस बला पर प्रभाव तो पड़ा, लेकिन वैसा नहीं जिसकी परमाणु को उम्मीद थी। ओह, मेरे वार से गिरकर वह तेजी से तड़प कर उठ खड़ी हुई है। परमाणु, सॉरी, बला के वार ने परमाणु को तिनके की तरह उड़ाकर गुफा की चट्टानी दीवार पर दे मारा। परमाणु के संभलने से पहले उस पर दूसरा वार भी हो गया। ओह, वो तो अच्छा है कि मेरे शरीर पर एस्बेस्टस की पोशाक है, वरना इन दहकती किरणों ने मुझे भी पिघला दिया होता। लेकिन मेरी एस्बेस्टस की पोशाक मुझे ज़्यादा देर इन किरणों से नहीं बचा पाएगी। मुझे तेज़ी से इन किरणों से बचकर इनका कोई परमानेंट इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन परमाणु की सोच पर घड़ों पानी गिर गया तब जब देखें परमाणु छलनों का क्या होता है। परमाणु रस्सी सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। ओह नहीं, ओह, परमाणु छल्ले भी बेकार हुए। अब मेरा क्या होगा, कैसे बचूंगा मैं इससे, कैसे रोकूंगा मैं इसे। एक मिनट, इस बला का मकसद क्या है, क्या करने आई है यहाँ पर, और यह है कौन। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए परमाणु ने पहली बार उस बला को गौर से देखा।
बस इसी के साथ परमाणु ऐसे उछल पड़ा मानो उसने एफिल टावर को सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलते देख लिया हो। मैं उस बला की उंगलियों में मौजूद अंगूठियों को खूब पहचानता हूँ। यह बला और कोई नहीं, शिप्रा है। लेकिन वह एक साधारण लड़की से एक बेहद खतरनाक शक्ति में कैसे बदल गई? ओह! मेरे सवालों का जवाब शायद उस अनोखे रोशनी पुंज में छिपा है, जिससे निकली रोशनी की धार शिप्रा के शरीर पर पड़कर उसे भयानक रूप के साथ साथ प्रलयंकारी शक्ति भी दिए हुए। मुझे शिप्रा को सामान्य करना होगा, और इसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपनी परमाणु रस्सी के ढेर से गुफा के ऊपर मौजूद उस बड़े छेद को बंद कर दूं, ताकि ऊपर मौजूद रोशनी पुंज की रोशनी शिप्रा के शरीर तक ना पहुंच पाए। इसके वारों में पहले वाली तेजी नहीं है। इसका शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है। इसका मतलब इसकी शक्ति का मुख्य स्रोत वही रोशनी पुंज था। दूसरे ही क्षण अब मैं इसे आराम से अपने बंदरों से जकड़ सकता हूँ। दूसरे ही क्षण ओह! इस बार परमाणु रस्सी इसके शरीर से लिपट कर टूटने की जगह इसके शरीर में ही समा गई। मुझे और ज़्यादा परमाणु रस्सी का इस्तेमाल करना होगा। ओह! एक बार फिर सारी परमाणु रस्सियाँ इसके शरीर में समा गई। उफ! ये तो फिर पहले की तरह ही तरोताज़ा सी होकर सक्रिय उठी। साथ ही इसके वारों में भी अब पहले जैसी भयंकरता है। क्या रोशनी पुंज से उसे फिर रोशनी मिलने लगी? नहीं, वहाँ से तो रोशनी की एक लकीर भी नीचे नहीं आ रही। फिर इसे शक्ति कहाँ से मिल रही है? समझ गया। मुझे इसके वारों को ना रोकना है और ना प्रत्युत्तर में अपना वार करना है। मुझे तो सिर्फ इसे वार करने के लिए उकसाते हुए उनसे तब तक बचते रहना है जब तक वार करते करते शिप्रा के शरीर में समाई सारी शक्ति समाप्त नहीं हो जाती। उस शक्ति के समाप्त होने और शिप्रा के अपने वास्तविक रूप में आने में ज़्यादा समय नहीं लगा, और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही मानो वहाँ भूकंप आ गया। ओह! मेरी शक्ति हार कर वापस लौट आई है, और इसका उत्तरदायी मैं स्वयं हूँ। मैंने ही अपनी एक कमज़ोर शक्ति को इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भेज दिया। खैर, अभी भी बिगड़े खेल को संवारा जा सकता है। श्यू! अपनी एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग करके। हालांकि इस शक्ति का प्रयोग करने से मुझे भी खतरा है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। उस शख्स के हाथों से छूटी हुई अत्यंत शक्तिशाली शक्ति प्रचंड रूप धारण करके अपनी मंजिल तक पहुंची। प्लुम कर ओ, ये एकाएक क्या हुआ? सारी गुफा भरभरा कर गिरने लगी है। कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुरंत ही शिप्रा को लेकर यहाँ से नहीं निकला तो हम दोनों की कब्र यहीं बन जाएगी। परमाणु बेहोश शिप्रा को लेकर तेज़ी से गुफा के बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन भाग! उफ! ये किस चीज़ से टकराया मैं? सामने तो कुछ नहीं दिख रहा। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? वह परमाणु का वहम नहीं था। यह परमाणु को दूसरी कोशिश में ही पता चल गया। भाग! सामने ज़रूर कोई अदृश्य दीवार है। मुझे उसे तोड़कर तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि गुफा टूटती ही जा रही है। ओह! परमाणु छल्ले उस दीवार से टकराकर नष्ट हो रहे हैं। कर्र! मैं यहाँ से छोटा या ट्रांसमिट होकर निकलने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन शिप्रा को छोड़कर मैं अकेला यहाँ से नहीं जा सकता। इसलिए शिप्रा के साथ साथ मुझे भी टूटती गुफा के रूप में मौत का सामना करना ही होगा। परमाणु की चिंतित निगाहें तेजी से गिरती गुफा को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अचानक उन निगाहों को दिखाई दिया वह आश्चर्यजनक दृश्य। कर्र! जाने कहाँ से आकर वह किरण सामने मौजूद अदृश्य दीवार से आ टकराई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो सारे आकाश की बिजलियां वहां आ टूटी हों। कड़ा कड़ा! और फिर अगले ही पल, ओह! ताज़ी हवा! इसका मतलब सामने की अदृश्य दीवार टूट चुकी है। इसलिए मुझे तुरंत ही शिप्रा को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तूफान की गति से शिप्रा को लेकर वहाँ से लहराया था परमाणु। ठीक यही वह पल था जब सारी गुफा भरभरा कर गिर गई। उफ! एक क्षण का 100वां हिस्सा भी अगर मैंने गंवाया होता तो मैं और शिप्रा हमेशा के लिए इन चट्टानों के नीचे दब गए होते। अब उसे सच्चाई जानने की कोशिश करने की तरफ मुड़ना ही था। कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ अवश्य है। आखिर गुफा में ऐसा क्या था जिसके लिए किसी को शिप्रा को शैतान शक्ति देनी पड़ी और फिर अन्य शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा? कारण की तह तक पहुंचने के लिए परमाणु ने तेज़ी से गुफा का मलबा हटवाना शुरू कर दिया, और जब मलबा पूरी तरह हटा तो अरे, ये गड्ढा तो खाली है। इसकी खुदाई करके जो सिर निकला था वह कहाँ गया? किस सिर की बात कर रहे हैं आप प्रोफेसर? प्रोफेसर ने बताया तो विस्फोट से होने लगे परमाणु के मस्तिष्क में। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि यहाँ जो तूफान आए वह खुदाई से निकलने वाले उसी शैतानी सिर के लिए ही हुआ, क्योंकि मैंने शिप्रा को उस सिर की तरफ जाते हुए देखा था। मुझे उस सिर से जुड़े रहस्य को जानना होगा, और उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। यहाँ खुदाई में निकले उस सारे सामान और पांडुलिपियाँ वगैरह को खंगालना, जिन्हें यहाँ से दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में पहुँचा दिया गया। दिल्ली की तरफ तेज़ी से लहरा उठा परमाणु नहीं जानता था कि जो मकसद वह लेकर जा रहा था वह पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि शैतानी हवाओं का रुख भी नेशनल म्यूज़ियम की तरफ होने जा रहा था। यह शीश मैंने प्राप्त कर लिया है, परंतु मुझे इस शीश से जुड़ने वाला धड़ भी प्राप्त करना होगा। कहाँ होगा वह धड़? मुझे देखना होगा। उसके विचित्र दंड से निकलकर किरणों की लकीर ने सामने की दीवार को रोशन कर दिया।
तुरंत ही उस रोशन दीवार पर किसी सिनेमा हॉल के पर्दे की तरह चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में से जल्दी अपने मतलब के चित्र छांट लिए उसने। धड़ को निकालकर दिल्ली नामक शहर में एक संग्रहालय में पहुंचा दिया गया है। मुझे उसे तुरंत ही प्राप्त करना होगा, और इसके लिए इस बार मुझे किसी मनुष्य को अपना माध्यम नहीं बनाना, क्योंकि मनुष्य की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। इस बार तो मुझे अपनी शक्ति से वह चाहिए जो मेरा कार्य करके कुछ ही पलों में मुस्तका पहुँचे। एक तेज़ घरघराहट के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। सुरक्षा कर्मियों की आंखें आश्चर्य से फटनी ही थी। ओ नो, ट्रक अपने आप स्टार्ट होकर हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। फड़ाक! कुछ गड़बड़ लगती है। टायर ब्रस्ट करके ट्रक को रोको। ओ नो, उसके टायरों पर तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा। सुरक्षा कर्मियों की गोलियां न ट्रक के टायरों का कुछ बिगाड़ पाईं और न उसकी गति का। इसे रोकना मुश्किल है, तो फिर इससे अपनी जान बचाना भी मुश्किल है, क्योंकि यह हमें रौंदने के लिए हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। ट्रक की गति इतनी तेज़ थी कि सुरक्षा कर्मियों के पास बचने का कोई अवसर नहीं था। लेकिन अचानक ट्रक की गति पर अंकुश लगाने और कई इंसानी जिंदगियों को मौत के मुंह में जाने से रोकने आ गया परमाणु। हटो ट्रक के सामने से। इन सुरक्षा कर्मियों की किस्मत अच्छी थी कि मैं इधर ही आ रहा था। शायद ये ट्रक ढलान पर गियर में खड़ा होगा, तभी ये बिना ड्राइवर के स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया। ओ नहीं! जैसे जैसे मैं इस ट्रक को रोकने के लिए ताकत लगा रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे रास्ते से हटाने के लिए इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, यानी कोई इसका एक्सीलेटर दबा रहा है। लेकिन कौन? ओह! परमाणु को चौंका देने वाले थे वे दो शिकंजे जिन्होंने उसे जकड़ा था और ट्रक के सामने से उठाकर दूर फेंक दिया। उफ, अमेजिंग! ट्रक की बॉडी से इंसानी हाथों की तरह दो शिकंजे निकले और उन्होंने मुझे उठाकर फेंक दिया। क्या चक्कर है ये? परमाणु को सोचने का ज़्यादा समय नहीं मिला। वह ट्रक अब फिर आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब उसके सामने सुरक्षाकर्मी नहीं है, लेकिन नेशनल म्यूजियम की दीवार तो है। ट्रक उस दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाना चाहता है। मुझे उसे तुरंत ही रोकना होगा। आओ! ट्रक के पास पहुंचते ही एक और अजूबे से दो चार हुआ परमाणु। अगला वार भी परमाणु पर फौरन ही हुआ। परमाणु ने बुरी तरह घूम उठे अपने मस्तिष्क को तुरंत ही संभाला। इस ट्रक से शिकंजे और वार करने के लिए हथियार कैसे निकल रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये ट्रक बहुत ही खतरनाक है। इसलिए अब मैं इस ट्रक को अपनी परमाणु रस्सी में फंसाऊंगा और इसे लेकर काफ़ी ऊंचा हवा में उड़ जाऊंगा और वहां पहुंचकर उसे छोड़ दूंगा ताकि वह नीचे ज़मीन से टकराकर खील खील होकर बिखर जाए। थड़ाक! अब ठीक है। हैं? ट्रक के मलबे को देखते ही परमाणु की आंखें एकाएक विस्मय से फटती चली गईं, और उसका कारण था ट्रक के सारे मलबे का एक दूसरे से जुड़ना और एक नए रूप में उठ खड़ा होना। ओ माय गॉड! ट्रक के सारे पुर्जों ने चलती फिरती इंसानी आकृति का रूप ले लिया है। कैसे हुआ ऐसा? ओह! जबरदस्त वार्ताव है उस ट्रक मानव का। परमाणु तिनके की तरह लहराकर दूर जा गिरा। ट्रक मानव के वार का अगला शिकार म्यूजियम की दीवार हुई। वह अपने सामने की हर रुकावट को हटाकर म्यूजियम के अंदर जाना चाहता है। क्या रखा है म्यूजियम में ऐसा जो उसे आकर्षित कर रहा है? जल्दी परमाणु के सामने आई उस ट्रक मानव के आकर्षण की वस्तु। ओह! म्यूजियम में रखी सैकड़ों कीमती वस्तुओं को छोड़कर वह ट्रक मानव से पत्थर के उस धड़ को उठा रहा है। ऐसा क्या है इस धड़ में? ओ माय गॉड! कहीं ये धड़ उसी सर का हिस्सा तो नहीं जो खुदाई क्षेत्र से गायब हुआ था? ऐसा ही है, और इसके पीछे निश्चय ही कोई बहुत बड़ी शैतानी शक्ति काम कर रही है जो ये धड़ भी हासिल करना चाहती है। मुझे ऐसा नहीं होने देना। परमाणु ने उस ट्रक मानव को अपनी रस्सियों में जकड़ा और एक झटके के साथ नीचे लापटका। भड़ाक! लेकिन परमाणु की यह सफलता एक ही पल के लिए थी, क्योंकि अगले ही पल हेडलाइट की तेज़ रोशनी ने परमाणु की आंखों को चौंधिया दिया। इसी के साथ परमाणु पर हुआ हड्डियों के जोड़ों को हिला देने वाला व्यवहार। ओह! यह शैतान ताकतवर ही नहीं, चालाक भी है। मुझे परमाणु छल्लों से इसके शरीर को पुर्जे पुर्जे में उड़ाना होगा। सैकड़ों परमाणु छल्ले ट्रक मानव शरीर से टकराए, लेकिन असर एक भी नहीं कर पाया। ओह! परमाणु छल्लों के इस वार के बेकार होने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि मुझे इसे खत्म करने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। ये मुझे खत्म कर डाले उससे पहले ही। लेकिन क्या सोचूं? इसमें ट्रक की खूबियाँ भरी हुई हैं, तो एक बेहद ज़रूरी चीज़ भी भरी होगी, और वो ज़रूरी चीज़ है ट्रक जैसे वाहनों को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला डीजल। वह डीजल इस समय इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी ज़रूर बन सकता है। बस मुझे इसके डीजल टैंक को अपने परमाणु छल्लों का तब तक निशाना बनाते रहना है जब तक वह फूट ना जाए। अब बस ज़रूरत है एक चिंगारी की। परमाणु छल्ले के टकराव से उत्पन्न वह चिंगारी जैसे ही अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ डीजल के संपर्क में आई, वैसे ही उसने विकराल रूप धारण कर लिया, और जैसे ही वह आग डीजल के ट्रैक पर भागती ट्रक मानव के शरीर से जुड़े डीजल टैंक तक पहुंची, वैसे ही बड़ा एक तेज़ धमाका हुआ और ट्रक मानव के परखच्चे उड़ गए। इसी के साथ वह शख्स बुरी तरह चीख उठा। नहीं,
नहीं, परमाणु नामक मनुष्य ने एक बार फिर मेरी शक्ति को मात कर दिया। मुझे इसे तुरंत ही अपने रास्ते से हटाना होगा और इसके लिए मुझे स्वयं उसके सामने जाना होगा। चमकीली रोशनी में बदले उस शख्स का शरीर पलक झपकते ही परमाणु तक पहुंचा। मेरी 2 शक्तियों को हराकर तूने सिद्ध कर दिया है कि तू अत्यधिक शक्तिशाली है। तू विराक्षा के रास्ते में रोड़ा बन रहा है, इसलिए विराक्षा खुद तुझे अपने रास्ते से हटाने आ गया। विराक्षा? तो ये है वह शैतान जो अपनी शैतानी शक्तियों के बल पर अपना कोई विनाशकारी मकसद सिद्ध करना चाहता है। विराक्षा पर प्रहार करने का तेरा हर प्रयास बेकार है कीड़े, क्योंकि उसके सामने तेरी तुच्छ शक्तियों के बिसात कुछ भी नहीं। ओह, फिर भी तेरी शक्तियां मेरे कार्य में विघ्न डाल सकती हैं, इसलिए इनका प्रबंध करना ही होगा। ओह। विराक्षा के चमकीले शरीर से अलग होकर कई किरणों की धाराएं परमाणु की बेल्ट और उसके रिस्ट बैंडों से लिपटती चली गई। परमाणु ने अपनी बेल्ट को उन किरणों से मुक्त करना चाहा तो उह, ये किरणें तो बेल्ट और रिस्ट बैंडों से अलग ही नहीं हो रही। मेरी किरणों को अपनी बेल्ट और बाजूबंद से तू 7 जन्म की कोशिशों के बाद भी नहीं हटा सकता, और उन 7 जन्मों से तेरा एक जन्म अब खत्म होने जा रहा है। ओह। दहकती किरणों से बने उस षटकोण ने परमाणु को अपने घेरे में ले लिया। अगले ही क्षण तड़प उठा परमाणु। उफ, इसने षटकोण के इर्द गिर्द की ऑक्सीजन खत्म कर दी है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे इस षटकोण को तोड़कर इससे बाहर निकलना होगा। मैं बेल्ट और रिस्ट बैंड से लिपटी हुई किरणों की वजह से अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ना ही प्रोबोट इस हालत में मुझे ट्रांसमिट कर सकता है। उफ, हा 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 हा। मेरी शक्ति से निर्मित इस षटकोण को तोड़ना तेरे वश की बात नहीं है परमाणु। सिर्फ मरना तेरे वश में है, इसलिए मर। मैं चलता हूँ इस धड़ को लेकर। हा 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 हा। विराक्षा को उस शैतानी धड़ के साथ बाहर निकलते देखती परमाणु की आंखें अंधेरे में डूबती चली गईं। अब उसे सामने जो धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, उसे देखकर वह इस बात का कतई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह दोस्त है या दुश्मन, यमदूत है या फरिश्ता। अचानक परमाणु के कानों से कुछ टूटने की आवाज़ और कड़ाक, शरीर से ताज़ी हवा का झोंका टकराया। इसी के साथ उसे लगा कि वह ठीक मौत के दरवाजे से वापस लौट आया है। मैं जिंदा हूँ। जानलेवा षटकोण टूट चुका है और साथ ही विराक्षा की किरणों का प्रभाव खत्म हो गया है। कैसे हुआ ऐसा? हमने अपनी पुण्य यौगिक शक्ति से तुम्हें विराक्षा की प्राणघातक शक्ति से बचाया है। आप कौन? हम महर्षि कपला हैं। हमारी शक्ति ने इससे पहले भी तुम्हें गुफा में दबने से बचाया था। हमें खेद है कि विराक्षा की दुष्ट शक्तियों का पीछा करते हुए उसे रोकने के लिए हम ना तो तब सही समय पर पहुंच पाए और ना अब। बहुत चालाक और धूर्त है विराक्षा, जो हमारे पहुंचने से पहले ही निकल गया। परंतु हमें प्रसन्नता है कि हम तुम जैसे पुण्य के रक्षक को बचाने सही समय पर पहुंच ही गए। ये विराक्षा है कौन, और शैतानी से धड़ के बल पर वह आखिर अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहता है? हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे तो तुम सब समझ जाओगे। हजारों वर्ष पहले की बात है, तब की, जब देवताओं ने राक्षस प्रजाति का समूल नाश करने का प्रण कर लिया था। देवतागण मनुष्य रूप में आकर पुण्य प्रतापी मनुष्यों को अपना माध्यम बनाकर राक्षसों का नाश करने में जुटे हुए थे। रावण, कंस, अहिरावण, भस्मासुर सहित सैकड़ों राक्षस मारे जा चुके थे। राक्षसों का समूल नाश निश्चित था। लेकिन ऐसे में देवताओं के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ राक्षस तपनासुर, उसने राक्षस जाति को बचाने और देवताओं का समूल नाश करने का बीड़ा उठा लिया। त्राही त्राही मचा दी उसने अपनी शक्तियों से। देवताओं ने तपनासुर को समाप्त करना चाहा तो उन्हें पता चला कि उसे समाप्त करना असंभव है, क्योंकि उसने अमृत पान करके अपने को अमर कर रखा है। देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवतागण उस समस्या को लेकर दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा कह सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को शीघ्र ही तपनासुर से छुटकारा दिलवाने का वचन दिया। इसके लिए उन्होंने मेरे गुरु महर्षि देवाचार्य को अपना माध्यम बनाया, और देवताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गुरुदेव उस अद्भुत और चमत्कारी शुक्रामणि के स्वामी थे, जो किसी भी दुष्ट शक्ति का नाश कर सकती थी। गुरुदेव ने उसी शुक्रामणि की सहायता से राक्षस तपनासुर का शीश काटा, और तपनासुर का कटा शीश एक बार फिर वापस उसके धड़ से जुड़ पाता उससे पहले ही गुरुदेव ने शुक्रामणि को उस राक्षस के माथे में धंसा दिया। इसी के साथ शुक्रामणि के प्रभाव से तपनासुर का शीश और धड़ दोनों पाषाण में बदल गए, और फिर गुरुदेव ने अपनी शक्ति से सारे पर्वत को ध्वस्त करके उसे तपनासुर पर गिरा दिया। पर्वतों के विशाल टुकड़ों के बीच तपनासुर जीवित अवश्य था, परंतु ऐसी स्थिति में कि वह कुछ नहीं कर सकता था। उसका जीवित होना अब एक ही स्थिति में संभव हो सकता था, उसके माथे से शुक्रामणि को निकाल दिया जाए। लेकिन गुरुदेव ने अपनी योग शक्ति से इसका पूरा प्रबंध किया हुआ था कि कोई शैतानी शक्ति तपनासुर के सिर व धड़ के पास भी ना पटक पाए। सदियों से इस परंपरा का निर्वाह हो रहा था, और आजकल हम इस उत्तरदायी को निभा रहे थे। परंतु प्राचीन युग में जहाँ यह कार्य बहुत आसान था, वहीं आधुनिक युग में यह अत्यंत दुष्कर हो गया है।
बढ़ते हुए प्रदूषण और घटते हुए भूमि तत्वों ने हमारी योग सुरक्षा में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। हमारी योग सुरक्षा की दीवार निर्मल हो गई, जिसे पृथ्वी पर बचे अंतिम राक्षस चंडकाल के शिष्य विराक्षा ने तोड़ डाला और वह तपनासुर के शीश और धड़ को ले गया। ओह, इसका मतलब विराक्षा जानता है कि तपनासुर के सिर और धड़ को जोड़कर उसे जीवित किया जा सकता है। हाँ, राक्षस जाति का होने के कारण विराक्षा सब कुछ जानता है। ओह, क्या हुआ श्रीमान? अभी अभी हमारे मस्तिष्क से आकर टकराई तरंगें बता रही हैं कि विराक्षा ने तपनासुर को जीवित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। संपूर्ण विश्व पर बहुत बड़ा संकट टूटने वाला है। सावधान परमाणु, सावधान। ओह, सचमुच सावधान होने की आवश्यकता थी, क्योंकि सारे जहाँ की बिजलियाँ यहाँ टूटने वाली थीं। एक ऐसा राक्षस जीवित हो चुका था जिसने कभी देवताओं को भी नाको चने चबवा दिए थे। तपनासुर, हा 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 हा। तपनासुर जीवित हो गया। अब इस पृथ्वी को राक्षस राज के अधीन होने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव, चंडकाल कहाँ हो? चंडकाल और सुपर कमांडो ध्रुव के टकराव के विषय में जानने के लिए पढ़ें किरगी का कहर और चंडकाल की वापसी। ये दोनों कॉमिक्स आपको सुपर कमांडो ध्रुव की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आओ देखो, जिस कार्य को आप सदियों से अंजाम नहीं दे पाए उसे आज आपके शिष्य ने अंजाम दे दिया। ओह गुरुदेव, चंडकाल मेरी पुकार पर नहीं आए। लगता है या तो वे उस छोकरे सुपर कमांडो ध्रुव से डरकर कहीं ऐसी जगह छिपे हुए जहां मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, या फिर उससे टकराने के लिए अपनी राक्षसी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कहीं तपस्यारत है। खैर, जो भी है, मुझे तपनासुर की मदद से अपना कार्य तुरंत ही आरंभ कर देना चाहिए ताकि ये तबाह कर सके मानवता को और मानव को। बचाओ! आई! हाय मेरा शरीर! मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है प्रभोट? सुल्तानपुरी में रहने वाले लोग एकाएक परेशान हो उठे। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है। उनके शरीरों पर अचानक फफोले पड़ने लगे। क्यों हो रहा है ऐसा? अमेजिंग! सुल्तानपुरी के एरिया की हवा आश्चर्य ढंग से गर्म हो गई है। उसी गर्म हवा के कारण वायु से ऑक्सीजन खत्म हो रही है। घोर हैरानी की बात यह है कि उस इलाके को छोड़कर बाकी दिल्ली का मौसम और तापमान एकदम सामान्य है। लाख कोशिशों के बाद भी मेरे कंप्यूटर ये नहीं पकड़ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, और यह गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई है मुझे यह जानना होगा। गड़बड़ यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ मौजूद था राक्षस तपनासुर, जिसके शरीर से निकली तपिश तेजी से उस क्षेत्र के वातावरण को अपनी चपेट में लेती जा रही और इस क्षेत्र के निवासियों के विनाश का कारण बन रही थी। ओह, मौत सैकड़ों लोगों को अपने आगोश में लेने को आतुर है। यहाँ का अत्यंत गर्म वातावरण लोगों के शरीर को आलू की तरह उबाल तो रहा है, साथ ही जीवन दायिनी ऑक्सीजन को भी खत्म कर रहा है। इन्हें तुरंत ही इस क्षेत्र से दूर ले जाना होगा। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पर वातावरण सामान्य है। सभी उधरी भागकर अपनी जान बचाओ। जल्दी! परमाणु अपनी कोशिशों से। और इसी बात ने विराक्षा के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। ओह, मेरी प्राणघातक शक्तियों से बचकर परमाणु नामक ये मनुष्य एक बार फिर मेरे रास्ते में आ गया है। इसका समाप्त होना अत्यंत आवश्यक हो गया है, और इस काम को तपनासुर चुटकियों में अंजाम दे सकता है। तपनासुर, मेरी आवाज़ सुनो। तपनासुर, जो कार्य तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो। इस बार लोगों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर परमाणु जैसे ही वहाँ वापस लौटा वैसे ही चौंक पड़ा। ओह नो! इस जगह का वातावरण एकाएक बहुत ही तेज़ी से गर्म हो गया। अब तो मुझे भी अपना शरीर दहकता सा प्रतीत हो रहा है, और मुझसे भी यहाँ सांस नहीं ली जा रही। मुझे तुरंत ही इस स्थिति से बचना होगा, और उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से ऊपर की तरफ उड़ जाऊँ। वहाँ निश्चय ही वातावरण सामान्य होगा। परमाणु ने जल्दी अपने आप को सामान्य वातावरण में पाया। अब ठीक है, अब मैं इस जगह चैन की सांस भी ले सकता हूँ, और ये भी सोच सकता हूँ कि आखिर नीचे का वातावरण इस तरह असामान्य क्यों हो रहा है। ओह नो! इस जगह का वातावरण भी वैसे ही असामान्य होने लगा। कैसे? इतनी ऊंचाई पर कैसे हो रहा है ऐसा? कारण की खोज में परमाणु ने जो अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई तो कारण के रूप में उसे नज़र आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। हवा में स्थित उस शैतान टाइप के व्यक्ति के शरीर में हुए छिद्रों से निकलने वाली ऊष्मा से वातावरण अप्रत्याशित रूप से गर्म हो रहा है। यानी यही है सैकड़ों जिंदगियों को तड़पाने का कारण। लेकिन ये मेरी तरह ही हवा में स्थिर कैसे है? और ये है कौन? जाना पहचाना सा तो लग रहा है। ओह ओह, मैं इसे पत्थर के रूप में देख चुका हूँ। तपनासुर, राक्षस तपनासुर है ये तो पत्थर नहीं, जीता जागता। ओह, तो ऋषि कपला इसे जीवित होने से नहीं रोक पाए। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे खत्म किए देता हूँ। ओह! तपनासुर को मौत के शिकंजे में जकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ा परमाणु खुद उसके शिकंजे में जा फंसा। क्षण भर में ही मछली की तरह छटपटा उठा परमाणु। उफ, इसकी भीषण ऊष्मा मेरी एस्बेस्टस की पोशाक को भस्म कर मेरे शरीर तक पहुंचने को उतारू है। अगर मैं कुछ क्षण और इसके शिकंजे में फंसा रहा तो
मेरे शरीर की राख बरसेगी दिल्ली शहर पर, इसलिए मुझे बिना कोई छड़गवाए हो जाना चाहिए। ट्रांसमिट। परमाणु के ट्रांसमिट बोलते ही उसकी बेल्ट में मौजूद सेंसरों ने उसे ट्रांसमिट कर दिया। तुरंत ही सामान्य होकर सक्रिय हो उठा परमाणु। इस पर काबू पाने के लिए मुझे सबसे पहले इसके शरीर पर मौजूद हुए छिद्र बंद करने होंगे जिनसे ये जानलेवा ऊष्मा छोड़ रहा है। ये उसके शरीर के सारे छिद्रों को बंद कर देंगे। तपनासुर के शरीर के छिद्र बंद हो चुके थे, लेकिन उसका कहर नहीं, और इस बार वह कहर मुंह के रास्ते बरस रहा था। ओह, इसके मुंह से तो लावा ऐसे निकल रहा है जैसे ज्वालामुखी से निकलता है। ज्वालामुखी सा खतरनाक है इसका मुंह। ओह, इसके मुंह से निकलने वाली धाराएं बढ़ती जा रही हैं, और इसके साथ ही मेरे लिए बचने की जगह घटती जा रही है। मुझे जल्दी परमाणु रस्सी के ढेर से इसका मुंह भी बंद करना होगा। ओह, परमाणु रस्सी के ढेर को तो इसके मुंह से निकलते लावे ने तिनके की तरह उड़ा दिया। वार करने के लिए उस तक पहुंचने के लिए मुझे छोटा होना होगा। अपनी बेल्ट का स्विच दबाकर परमाणु छोटा हो गया। इसी के साथ उसकी समस्या भी बढ़ गई। तपनासुर ने लावे की धारों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसका मतलब इतना छोटा होने के बाद भी मैं इसे दिख रहा हूँ। अब बचने और उस तक पहुँचने का मेरे पास एक ही रास्ता है कि दोबारा ट्रांसमिट होकर उसके पीछे पहुँच जाऊँ। एक बार फिर ट्रांसमिट हुआ परमाणु, और इस बार निश्चय ही ट्रांसमिट होने का फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि तपनासुर की हरकत से स्पष्ट था कि उसे परमाणु के ट्रांसमिट होने का ही इंतज़ार था। उसने अपने हाथों से वह भीषण ऊष्मा छोड़नी आरंभ कर दी थी जो परमाणु के शरीर के कणों को दोबारा नहीं जुड़ने दे रही थी। इसी के साथ विराक्षा के कंठ से गूंजे ठहाके ने उस स्थान के चप्पे चप्पे को हिला दिया। हा 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 हा। मुझे इसी समय की प्रतीक्षा थी परमाणु। इसी अवसर के लिए मैंने तपनासुर को ये विशेष निर्देश दिए हुए थे। अब वह तुझे अपने रूप में तो लौटने ही नहीं देगा, साथ ही इसका प्रबंध भी करेगा कि जिस नगर का तू रक्षक बना हुआ है उसी के लिए तू भक्षक बन जाए। हा 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 हा। परमाणु की हालत पर विराक्षा जितना ज़्यादा खुश था, रोबोट उतना ही ज़्यादा चिंतित। वह शैतान जो अत्यधिक भीषण ऊर्जा छोड़ रहा है, वह परमाणु के शरीर के कणों को वापस अपने सामान्य रूप में नहीं आने दे रही। अगर उसकी ऊष्मा से परमाणु के शरीर के परमाणु ऊर्जा युक्त कण ऐसे ही गर्म होते रहे तो उनमें एटॉमिक रिएक्शन आरंभ हो जाएगा, और सारी दिल्ली ठीक वैसे ही परमाणु धमाकों के बीच फंस जाएगी जैसे कभी हिरोशिमा और नागासाकी फंसे थे। परमाणु को और दिल्ली शहर को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, तुरंत ही। यहाँ प्रोबोट की उंगलियाँ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर नाची, जिसका तुरंत ही असर हुआ। परमाणु के कण तेजी से एक ही दिशा में खिंचते चले गए। रोबोट की आंखें इंसानी होती तो निश्चय ही सफलता की चमक से दमक गई होती। शुक्र है मैं अपनी सकर मशीन से परमाणु के कणों को अपनी लैब में खींच लेने में सफल हो गया, लेकिन ये कण अभी भी बेहद गर्म है, इसलिए ये इकट्ठे होकर परमाणु के शरीर का रूप तब तक नहीं ले सकते जब तक मैंने फ्रीज़र किरणों से ठंडा नहीं कर दूंगा। पल भर बाद ही परमाणु का शरीर फिर धीरे धीरे अपना आकार ले रहा था। यह प्रोबोट के मशीनी दिमाग की जीत और शैतानी दिमाग की हार थी। ओह, कोई अदृश्य शक्ति परमाणु को तपनासुर के हाथों से बचा कर ले गई। मैं आदेश दूं तो तपनासुर अपनी शक्तियों की सहायता से उसे ढूंढ सकता है, लेकिन ऐसा करना समय व्यर्थ करना होगा। दिल्ली को तबाह करने वाले महत्वपूर्ण कार्य में जुट गया था तपनासुर। भड़ाम! अपनी जान इस राक्षस से बचाओ, दिल्ली छोड़कर भागो। परमाणु के साथ ही परमाणु का दिल भी तबाह हो रहा था। उफ, दिल्ली की ये दवाई मुझसे नहीं देखी जाती। उसे खत्म करने के लिए कुछ सोचो प्रोबोट, जल्दी जल्दी। इतना उतावलापन अच्छा नहीं है परमाणु, क्योंकि वास्तविकता यह है कि इस आधुनिक युग में तपनासुर को समाप्त करना असंभव है। पाप और अनाचार से भरे इस युग में दुष्ट विराक्षा की शक्तियाँ हम पर भारी पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे तपनासुर की शक्तियाँ इस नगर के लोगों पर भारी पड़ रही हैं। महर्षि, आप तो बुरी तरह जख्मी हैं। आपके साथ ऐसा किसने किया? बात कड़वी है परमाणु, मगर सच्चाई यही है कि तपनासुर को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने अमृत का पान किया हुआ है। उसका जो भी अंग कटेगा अमृत के प्रभाव से वह तुरंत ही दोबारा बन जाएगा। रावण भी अमृत पीकर अमर हो चुका था महर्षि, लेकिन वह भी मारा गया। तपनासुर भी मारा जाएगा। नहीं मारा जाएगा, क्योंकि रावण को मारने श्री राम आए थे, जिन्होंने सूर्य से तेज ताप वाले अग्निबाण को रावण की नाभि में मारकर रावण के शरीर का सारा अमृत सुखाकर उसे मृत्यु दे डाली थी। परंतु वह त्रेता युग था। आज के कलयुग में ना श्री राम आने वाले हैं और ना अमृत को सुखाने वाला सूर्य के तेज सा ताप वाला अग्निबाण। सूर्य के तेज सा ताप! अचानक चहक उठा परमाणु। माना आज कलयुग में भगवान श्री राम खुद नहीं आ सकते, लेकिन उनके आशीर्वाद से इस आधुनिक युग में अमृत को सुखाने वाला सूर्य का ताप जरूर लाया जा सकता है। कैसे? अरे, यह अचानक कहाँ उड़ चला? जाने दीजिए, मैं जानता हूँ इसके दिलो दिमाग में क्या है। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, आप भी सब समझ जाएंगे। कहाँ उड़ा जा रहा था परमाणु? ऋषि कपिला की बातों से मुझे जो आइडिया आया उससे तपनासुर को खत्म करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन मुझे जो करना है जल्दी करना है,
क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और इतने कम समय में मुझे इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर पहुंचकर वहां से अपने मतलब की चीज़ हासिल करनी है और उसे लेकर पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर एक निश्चित स्थान पर पहुंचना है और वहां इस चीज़ को स्थापित करके वापस पृथ्वी पर लौटना है, वहां जहां तबाही मचाता शैतान तपनासुर मौजूद है। अब यहाँ मुझे इससे बचते हुए इस पर तब तक वार करते रहना है जब तक यह शैतान एक बार फिर मेरे पीछे न लग जाए। यह लग गया मेरे पीछे, हो गया मेरा काम। तेजी से दिल्ली के आकाश में ऊपर उड़ते हुए परमाणु की आंखें अपने प्यारे शहर को हसरत से निहार रही थी। तुझे सलाम है दिल्ली की सरजमी, हो सकता है तेरा परमाणु अब तुझे अपने माथे से लगाने वापस ना लौटे। ओह, तुरंत ही सब कुछ भूलकर परमाणु ने अपना सारा ध्यान बचने और उड़ने में लगा दिया। यही कारण था कि अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था परमाणु। यहाँ पहुंचकर मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक चरण शुरू होता है। इस चरण में एक पल की भी देरी मुझे तपनासुर के साथ ही राख बना सकती है। भगवान मेरी सहायता करना। हमेशा विज्ञान का सहारा लेने वाले परमाणु को आज भगवान के सहारे की ज़रूरत आन पड़ी थी। काम ही ऐसा था जो भगवान की मदद और आशीर्वाद के बिना नहीं होने वाला था। मैं इस समय ठीक उस बम के ऊपर हूँ जिसमें वह हीलियम भरा हुआ है, जिसके कारण सूर्य में इतना ताप और गर्मी होती है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। जितनी हीलियम उस बड़े बम में भरी, अगर वह फट गई तो कुछ पलों के लिए यहाँ का तापमान सूर्य के केंद्र के समान होगा और मुझे उम्मीद है कि वह भीषण ताप तपनासुर के अस्तित्व को मिटा देगा। लेकिन क्या मैं अपना अस्तित्व बचा पाऊंगा? ओह, तपनासुर ने अपने मुंह से किसी भी वस्तु को गला देने वाली ज्वाला फेंक दी। यही समय है कि मैं यहाँ से ट्रांसमिट हूँ और इससे पहले कि तपनासुर मुझे फिर अपनी चपेट में ले ले, मैं यहाँ से दूर रिफॉर्म होकर तूफान से भी ज़्यादा तेज़ी से भागूँ, ये देखे बगैर कि पीछे क्या हो रहा है। पीछे वही हुआ तो जो परमाणु ने सोचा था। एक तेज़ धमाके से वह हीलियम बम फटा। सूर्य सा भीषण ताप चारों तरफ फैल गया। जो उसकी चपेट में आया वह अपना अस्तित्व खोता चला गया। क्या वहाँ के वातावरण में मौजूद विशाल पर्वत, सरीखी चट्टानें और क्या तपनासुर। अत्यंत भीषण ताप ने उसे और उसके शरीर में बसे अमृत को वाष्प में बदल दिया था। जबकि परमाणु, उफ, अगर एकाएक वह उल्का बीच में ना आई होती तो उस ताप ने मुझ तक पहुँचकर मुझे खत्म कर दिया होता। और इस उल्का का यूं बीच में आना ईश्वरीय सहायता के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे बचने के साथ ही सारा ब्रह्मांड बच गया। मेरी दिल्ली बच गई। परमाणु की योजना के सफल होने के साथ ही विराक्षा की शैतानी योजना विफल हो चुकी थी। तपनासुर को समाप्त करने के बाद अब परमाणु ऋषि कपिला की मदद से मुझे समाप्त करने की सोचेगा। इसलिए इस समय मेरी भलाई इसी में है कि मैं समुद्र के नीचे बने अपने गुप्त ठिकाने पर जाकर छिप जाऊं और वहां रहकर किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करूं जब मैं ब्रह्मांड पर राक्षस राज कायम कर सकूं। एक दिन मेरी प्रतीक्षा रंग लाएगी। मेरा भी समय आएगा, ज़रूर आएगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक कत्ले आम में। तब तक के लिए धन्यवाद।